ये एक जगह है ट्यूनीशिया, सबको दिख रही है? ठीक। पहले तो ये पता होना चाहिए इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, जस्ट ऊपर टेरेनियन सी है, इटली के ऊपर है, इधर अल्जीरिया और लीबिया के बीच में फिक्स है, और ये सारे अरब वर्ल्ड के कंट्रीज माने जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं सारे के सारे, मोरक्को से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। और अगर मैं आपको इसको इस व्यू में दिखाऊं तो आपको क्या समझ में आता है कि ये जो है वो जो आपका डेजर्ट है, जो आप जिसको ग्रेट अफ्रीकन डेजर्ट बोल सकते हैं, सहारा डेजर्ट या जो भी आप बोलते हो, तो ये जो पूरा लीबिया अल्जीरिया वाला पार्ट है उसमें ही जो है इसका हिस्सा आता है, और ट्यूनीशिया भी उसी का पार्ट है। हाँ, ये एक चीज जरूर है कि ट्यूनीशिया से लेकर लेकर के और मोरक्को तक ये एक प्रॉपर एक स्ट्रेच है, जो कि थोड़ा सा ग्रीनरी और ये सारी चीजें इसमें हैं, जहां पर मेडिटेरियन क्लाइमेट भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। और इसी बीच में अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, तो यहाँ पर आपका कहाँ गया, हम्म, अरे यार अपना वो कहाँ गया, एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन। हम्म, हाँ हाँ हाँ, वही चीज है। तो यहाँ पर कहीं ना आपका एटलस माउंटेन होगा, अभी एग्जैक्टली मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो मोरक्को की कहानी क्या है कि मोरक्को में एक तरफ डेजर्ट है, ठीक है, फिर यहाँ पर कहीं जो है ये आपका एटलस माउंटेन है, और उस एटलस माउंटेन में जो है वो स्नोफॉल भी होता है, ठीक है, और बीच तो है ही, यानी कि लगभग सारे तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर पाई जा रही हैं। ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा। देखो भैया, टूरिज्म कितना अच्छा हो जाए, टूरिज्म कितना भी अच्छा हो जाए, कोरोना के बाद में कोई कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो वो ध्यान रखिएगा। खैर, तो हमारी जो कहानी शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है यहाँ से, ट्यूनीशिया से। अच्छा, एक चीज और, पहले जरा इस जगह पर सब लोग नजर मार लें। ये जो एक पूरा स्ट्रेच है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ज्यादा से ज्यादा छोटा हो, ये ये जो पूरा स्ट्रेच है मोरक्को से लेकर के और ओमान तक का, मैं चाहता हूं कि आप इसमें एक बार नजर मारें, क्योंकि कहानी के जो पात्र हैं वो यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं और जूम करूं, नहीं क्यों करूं मैं, क्यों करूं, हाँ, यहां से एक बार देख लीजिए आप, मोरक्को से लेकर के, और अगर ऑर्डर में हम देखें तो कैसे है, मोरक्को है, फिर अल्जीरिया है, फिर ट्यूनीशिया है, फिर लीबिया है, फिर इजिप्ट है। ये इजिप्ट यहां तक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये जो लाइन पड़ रही है ना, इस लाइन के इधर तक इजिप्ट है, और मेधावी इसे क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, नहीं हम लैपटॉप के अंदर घुस के खोपड़ी फोड़ेंगे। ये क्या है? हाँ, सिनाई पेनिनसुला, मुझे लगा बोलोगी। सिनाई पेनिनसुला इसे कहते हैं। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला है ये। ठीक है। और ये क्या दिख रहा है? ये नाइल रिवर है, ये दिख रही है सबको, ये सांप के जैसी। और ये क्या है? ये आपका नाइल का डेल्टा है, नाइल रिवर का डेल्टा है ये। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उस चीज को। तो मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया, इजिप्ट, इजराइल, और इजराइल फिर बगल में जॉर्डन, जॉर्डन इजराइल के जस्ट ऊपर ये लेबनन। ठीक है, इजराइल, जॉर्डन, ऊपर लेबनन, इधर से सीरिया। ठीक है। और फिर सीरिया के ऊपर आपका टर्की। ठीक है। और अगर थोड़ा इसको छोटा करें तो इजराइल, ऊपर लेबनन, बगल में सीरिया, सीरिया के ऊपर टर्की, टर्की के बगल में इराक, इराक के बगल में ईरान, और यहीं पर सभी लोग कान खोल के सुन लें, अगर मैं यहां से गोला बनाऊं इस जगह से, कर्सर दिख रहा है सबको मेरा?
इस जगह से एक मैं अगर गोला बनाऊं और उस गोले में मैं सीरिया का नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा लूं, इराक का नॉर्थ वेस्टर्न या नदर्न हिस्सा लूं, और ईरान का थोड़ा सा मैं क्या बोलेंगे भाई इसको, नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा लूं, और अगर मैं यहां पर एक गोला बना दूं तो उस गोले को क्या कहते हैं, कुर्दिस्तान। उस गोले को क्या कहते हैं, कुर्दिस्तान। मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूंगा, हालांकि मैप पे तो नहीं दिखेगा, मैंने यही दिखा दिया। मतलब कुर्दिस्तान वैसे डालेंगे तो आपको इराक में दिखाएगा, बट जो कुर्द लोग क्लेम कर रहे हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट। वेट, कुर्दिस्तान टेरिटरी, ये इसका थोड़ा सा अच्छा। अरे साफ हो जाओ चाचा, ले, तमीज़ नहीं है बिल्कुल। ये दिख रहा है भाई? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है बिस्मिल साहब, ये दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये आपका इराक का देखिए एक हिस्सा, ईरान का एक हिस्सा, टर्की का सबसे ज्यादा हिस्सा है, टर्की का सबसे ज्यादा हिस्सा है, और सीरिया का एक हिस्सा। इसे कहते हैं कुर्दिस्तान। ये कोई देश नहीं है, ये एक एथनिसिटी है, कुर्द एथनिसिटी। एक एथनिसिटी है कुर्द एथनिसिटी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन एरियाज में है, अजरबैजान और जॉर्जिया में भी थोड़ा बहुत है। उस, हाँ बिल्कुल, आर्मेनिया और जॉर्जिया में भी है, बट रिलेटिवली कम है, अंडर 30 दिख रहा है ना, लाइट ग्रीनिश कलर, राइट। तो भैया जो कुर्द लोग हैं, कुर्द एक एथनिसिटी है, अगेन कुर्द एक एथनिसिटी है। एक एथनिसिटी की हिंदी क्या होती है, एक नर जातीय समूह। ज्यादा हिंदी हो गई, अच्छा बीच का क्या होता है, मतलब एक जगह में जो लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे अरब्स हैं तो वो एक जगह पे रहते हैं, ठीक है। आर्मेनियन जेनोसाइड से कोई रिलेशन है क्या? अभिषेक जी अभी थोड़ा सा रोक देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो जनता है, कुर्द लोग, इनका जो एक्सपेंशन है वो इस तरह से यहाँ पर फैला हुआ है। वो क्या डिमांड कर रहे हैं कुर्द लोग? कुर्द लोग कह रहे हैं हमें हमारा देश दो, कह रहे हैं हमें कुर्दिस्तान दो, कुर्दिस्तान बनाओ। अब समझिए, कुर्दिस्तान की सबसे ज्यादा टेरिटरी किस कंट्री के अंदर में आ रही है? टर्की के अंदर में आ रही है, ठीक है। और सीरिया सिविल वॉर के बाद में हुआ क्या है कि जो कुर्द फाइटर्स थे, एक्चुअली हुआ क्या कि जब सीरिया का वॉर, जो मैं भी आपको बताऊंगा, सीरिया में जब सिविल वॉर छिड़ा तो जो आईएसआईएस था, इस्लामिक स्टेट, उसके अगेंस्ट में ये कुर्द और जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो, और जो बशर अल असद की फोर्सेस हैं वो तीनों लोग जो है एक तरीके से एक ही एनिमी से लड़ रही थी, आईएसआईएस से लड़ रही थी। यानी कि कुर्द वाज दे वर आल्सो फाइटिंग द इस्लामिक स्टेट। तो हुआ क्या कि इस्लामिक स्टेट को हरा करके कुर्द्स ने बेस बना लिया अपना सीरिया में, ठीक है। मतलब कुर्द की पॉपुलेशन तो यहां पर ज्यादा है, लेकिन जो कुर्दिश लोगों के बड़े बड़े लीडर्स थे, जो आर्म्ड रेबेलियन वगैरह चला रहे थे या जो कैपेबल थे आर्म्ड रेबेलियन करने में, उन लोगों ने शेल्टर कहाँ ले ली? सीरिया में ले ली। सीरिया की इस जगह पर ले ली जो आपको ये दिख रही है ना, जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है। और इसी कारण लास्ट ईयर 2019 में टर्की ने सीरिया पर हमला कर दिया था, इसी एरिया में हमला किया था इन्हीं कुर्द लोगों को हराने के लिए। और स्पेशली
जब ये ISIS वाला वॉर हुआ था तो जो कुर्दिश महिलाएं थी उनकी ब्रेवरी बहुत सामने आई थी कि हाउ दे fought the fighters of ISIS and how they punished ISIS fighters for making women sex slaves and all that, right? तो एक वो चीज है। तो पहली कहानी जो मैं आपको बताना चाहता था, पहला कहाना कहानी, बट पहली चीज जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई वो है दिस आइडिया ऑफ कुर्दिस्तान, कुर्द एंड एथनिसिटी, जो इस तरह से फैली हुई है। और ये जो एथनिसिटी है इसका सबसे ज्यादा जो प्रसार है वो कहाँ पर है? उसका सबसे ज्यादा प्रसार टर्की में है, जिसकी वजह से टर्की का कहना क्या है? टर्की का कहना है कि अगर ये कुर्दिस्तान वाले अपना अलग कंट्री मांगते रहेंगे तो हमारा तो डिवीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टर्की है, कुर्दिस्तान का सबसे ज्यादा एरिया और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो वहीं पर आती है, ठीक है? तो इसलिए, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है? अरे वो छोड़ दो, ठीक है? खैर, तो इज इट क्लियर नाउ? कुर्दिस्तान वाली बात क्लियर होती है नहीं होती है? एवरीबडी? अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। ट्यूनीशिया, ये जो जनवरी 2011 की बात है, जनवरी 2011 की बात है। जनवरी 2011 में ट्यूनीशिया के एक फ्रूट वेंडर ने, एक फल बेचने वाले ने अपने आप को आग लगा ली। कौन बोल रहा भाई बीच में? हाँ, क्या बोल रहा था मैं? 2011 में ट्यूनीशिया के एक फल बेचने वाले ने, ट्यूनीशिया के एक फ्रूट वेंडर ने अपने आप को इमुलेट करने की कोशिश की, अपने आप को आग लगा ली जो है। जानते हैं उसने आग क्यों लगाई थी खुद को? उसने अपने आप को आग इसलिए लगाई थी क्योंकि एक पुलिस विमेन ने, यानी कि एक महिला पुलिसकर्मी ने उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया था और उसकी अनलाइसेंस्ड स्ट्रीट कार्ट को कॉन्फिस्केट कर लिया था, उसको जब्त कर लिया था। यानी कि ट्यूनीशिया के एक फल बेचने वाले की जो वेंडर कार्ट थी, पुलिस विमेन ने, वहां पर एक महिला पुलिसकर्मी ने उसको कन्फिस्केट कर लिया और उस बंदे को पब्लिकली जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया, तो उस बंदे ने खुद को आग लगा ली। ट्यूनीशिया के उस बंदे ने खुद को आग लगा ली और उसके आग लगाने के बाद वहां पर प्रोटेस्ट भड़क उठे, प्रोटेस्ट पूरी कंट्री में फैल गए और कुछ और डिमांड क्या करने लगे कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे जीने एल आबिदीन बिन अली, जीने एल आबिदीन बिन अली, भगवान अल्लाह ताला आपको ऐसे नामों से बचाए, ठीक है? तो ये जो भैया आब्दीन अंकल थे, इनके खिलाफ ये कॉल होने लगी कि यू शुड रिजाइन एंड यू शुड लीव। तो थोड़े दिनों में इन्होंने क्या किया, जब प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गए एक महीने बाद, तो इन्होंने क्या किया, ये ट्यूनीशिया छोड़ करके भाग गए। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक छोटा सा देश, उसमें एक रेवोल्यूशन हो गया, एक कू हो गया, वहां का इधर चला गया, इसमें क्या हो गया भाई? इसमें कौन सी ऐसी आफत हुआ? ये आफत ये आई, ये जो मैं टाइम बता रहा हूँ, जनवरी 2011,
ये वो समय था जब पूरे अरब वर्ल्ड में एक अरब स्प्रिंग नाम का टर्म आया और पूरे अरब वर्ल्ड में जो है ये अरब स्प्रिंग का स्टार्ट हुआ, ठीक है। और पूरे अरब वर्ल्ड में जो है वो है, यस यस क्या हो गया, यस यस, अच्छा, पूरे अरब वर्ल्ड में जो है वो अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई। और अरब स्प्रिंग शुरुआत में तो यूफोरिया बहुत था, इतना यूफोरिया था कि लीबिया से जो अपना, अरे वो लीबिया वाले अंकल का नाम बताना जरा, देखो भूल रहा हूँ मैं नाम, मोहम्मद गद्दाफी, ठीक है। लीबिया से मोहम्मद गद्दाफी हट गया, ठीक है। इजिप्ट से जो है इजिप्ट से होस्नी मुबारक, इजिप्ट में डिक्टेटर था होस्नी मुबारक, इजिप्ट से वो हट गया, ठीक है। एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है साहब, इजिप्ट और लीबिया और ट्यूनीशिया से 3 रूलर्स हट गए, सऊदी अरेबिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यूएई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सीरिया में नेक्स्ट मूवमेंट चालू हो गया, यहां से यहां पहुंच गया, लेकिन इन कंट्रीज में जो कि ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, बेसिकली अरब स्प्रिंग वाज अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट एटलीस्ट। अभिषेक ये भी थोड़ा मतलब छौने हैं लड़के, पकने दो थोड़ा, ठीक है। तो हाँ, अरब स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट कहां से हुआ, ट्यूनीशिया से हुआ, लीबिया गया, इजिप्ट गया और वहां से सीरिया चला गया, लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई और ये सारे जो कंट्रीज हैं जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है वहां पर नहीं गया। अरब स्प्रिंग फैला कैसे, सोशल मीडिया के द्वारा, जिसमें से फेसबुक का रोल बहुत ज्यादा था अरब स्प्रिंग को फैलाने में, मतलब जो आइडियाज और सारी चीजें फैली। अब लोगों का ऐसा कहना है और सोचने की बात भी है कि अरब स्प्रिंग से जिन जिन कंट्रीज में सरकारें पलटी या सरकारें बदली, ट्रेडिशनली वहां के सारे रूलर्स एंटी वेस्ट थे या एंटी यूएसए, एंटी ब्रिटेन और ये सारा थे। और जहां पर प्रो वेस्ट रूलर्स थे, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहां पर कुछ नहीं हुआ। और इजिप्ट और यहां से ये अरब स्प्रिंग पहुंचा भी कहां, सीरिया पहुंचा, जहां पर एक और एंटी वेस्ट रूलर था। फिर शुरुआत में तो अरब स्प्रिंग को लेकर के काफी यूफोरिया रहता है और लोग जो है वो अरब स्प्रिंग को लेकर के बहुत ज्यादा एक उसमें रहते हैं कि नहीं भाई डेमोक्रेसी, प्रो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है और सब बातें हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है वो एक इस यूफोरिया पर एक रियलिटी, यूफोरिया मतलब बहुत उमंग, उत्साह है, आह्लाद की भावना है, जोश का हृदय के अंतरतम में हिलोरे मारना है, ठीक है। तुम जरूर बताना, तुम बता लो, फोन कर लो, वीडियो कॉल करके बता दो, दिखा दो जोश का संचार कैसे होता है। खैर, तो शुरुआत में तो जो है वो अरब स्प्रिंग को लेकर के काफी यूफोरिया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 3 कंट्रीज में, सीरिया,
लीबिया और यमन। सीरिया, और आपके सामने मैप खुला हुआ है, मैप देखते जाएं। सीरिया दिख रहा है सबको? थोड़ा जूम मारना पड़ेगा। जा बेटा, अब यमन नहीं दिखेगा इसमें, बड़ी दिक्कत है, कसम से बता रहे हैं, जिंदगी जो है ना। माफी। तो सीरिया, लीबिया और यमन, इन तीन कंट्रीज में ये जो अरब स्प्रिंग थी, इसका रिजल्ट सिविल वॉर से लेकर के और वायलेंट रिप्रेशन तक हो गया। सीरिया में अरब स्प्रिंग की वजह से सिविल वॉर हो गया। लीबिया भी पूरी तरह से, वहां का लीडर भले ही चेंज हो गया हो, मुअम्मर गद्दाफी, लेकिन लीबिया हमेशा से कुछ ट्राइबल, मतलब बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स का एक कन्फेडरेशन जैसा था, जिसको मुअम्मर गद्दाफी ने संभाल करके रखा था। तो लीबिया में क्या हुआ, वो इन फाइटिंग दोबारा चालू हो गई, जिससे कि देखिए, जब भी कभी कहीं पर कंफ्लिक्ट होगी, तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आईएसआईएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको वहां पर अपने पैर पसारने की जगह मिलेगी। तो लीबिया क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, लीबिया में आईएसआईएस को, इस्लामिक स्टेट को पैर पसारने की जगह मिली, और लीबिया उनका एक बेस बन गया शुरुआत में सिविल वॉर होने के बाद। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब लीबिया में ये सब कार्यक्रम चल रहा था और यमन वगैरह में प्रॉब्लम्स हो रही थी, सीरिया में दिक्कतें हो रही थी, ठीक है। सर, हाँ, ये आपने बोला कि लीबिया में इस्लामिक स्टेट को मतलब कि जगह मिल गई, तो उसको स्पेस कहाँ से मिला आने का? क्योंकि इजिप्ट से वो आ नहीं सकते थे, ठीक है, कि मेडिटेरियन सी है, तो ये इनका कैसे एग्जिस्टेंस हुआ इधर वो लोग साइकिल लीबिया से में? नहीं आते ना कि चेक पोस्ट पे अपने कागज दिखा के आ रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है फिर भी। मैं आप समझिए कि है क्या, कि जितने भी इस तरह के लोग हैं, जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां कहीं पर भी उन्हें दिखता है कि कोई इस तरह का डिस्कॉर्ड है, तो वहां पर वो लोकल अपना कैडर तैयार करते हैं। उनके कुछ एक दो लीडर्स दूसरी जगह से आते हैं, बाकी वो अपने लोकल कैडर वहां पर तैयार करते हैं। ठीक है। और इन लोगों का इतना हम्म, बड़ा नेटवर्क होता है कि ये लोग भी जो है वो, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्स करके किसी ना किसी तरह से पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो उसमें ये ठीक। रूट मत देखिए कि वो साइकिल से चले थे सीरिया से, इराक से, और फिर वो पास दिखाते दिखाते लीबिया पहुंचे। ठीक है। खैर, ओके। एन अनस्टेबल सोसाइटी इज अ क्रेडल फॉर टेरर। सही बात। अनस्टेबल सोसाइटी, कुछ और भी अनस्टेबल पॉलिटी एंड सोसाइटी अगर हो जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, है, क्योंकि थोड़ा पूरा सा हो जाएगा भाव। ठीक है। चलिए, तो गर्भ, जन्म होना, तो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग चालू हुई थी। अब मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे कहां से, इजिप्ट से। इजिप्ट की कहानी आपको मैं क्या सुनाऊं,
इजिप्ट की कहानी, इजिप्ट का एक नाम आपको खुद सुनाएगा। नाम लेकिन इस बार दिख क्यों नहीं रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? ये दिख रही है जहां कर्सर है? मेधावी कौन थे अंकल जी ये? अनम्यूट करके बताओ। मेरे को नहीं दिख रहा। अरे ये कर्सर नहीं दिख रहा घूमता हुआ? लेक नासिर। कौन थे अंकल जी? क्या उखाड़ा था इन्होंने अपनी जिंदगी में? और इसके जस्ट ऊपर आसवान डैम दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा डैम है ये आसवान डैम। इसकी फोटो थोड़ी अगर मिल जाएगी तो मजा सा आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका आसवान डैम। फोटो तो मुझे नहीं लग रहा है इन्होंने दी है, बट नाइल रिवर पर है और बहुत बड़ा डैम है ये। ठीक है, अभिषेक जी का ही अरब प्राइड के हीरो थे। मेधावी है कोई जवाब? ये है, देखिए, ऐसे देखेंगे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं? ये लेक नासिर है, ये नाइल रिवर आ रही है, नाइल रिवर पे ही आसवान डैम है, आसवान डैम के नीचे जाएंगे तो लेक नासिर है। ठीक है, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको? और थोड़ा नीचे जाएंगे तो इस जगह पर ये क्या नाम दिख रहा है? व्हाइट नाइल दिख रहा है सबको? व्हाइट नाइल। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि ये व्हाइट नाइल होती है, और यहां से आपकी ये जोड़ी है, देखिए, ब्लू नाइल कहाँ गई यार? यही तो लग रही है ना, यहाँ से नाइल बन गई है, ये आपकी है, यही होनी चाहिए। ये देखिए, ये ब्लू नाइल रिवर दिखी कर्सर? अरे भाई साहब, तुम तो मेधावी बताती ही चली जा रही हो, हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ठीक है, ये ब्लू नाइल है, ये वाइट नाइल है, और ये दोनों जो है यहाँ खार्तूम में मिल रही हैं। खार्तूम किस क्या है? खार्तूम कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है? खार्तूम सूडान की कैपिटल है। ठीक है, ये वाइट नाइल है, सॉरी, ये ब्लू नाइल है, ये वाइट नाइल है, ये दोनों मिल जाती हैं और मिल करके क्या बनाती हैं? मिल करके बनाती हैं नाइल रिवर। तो पहले तो ज्योग्राफी में आपको ये पता होना चाहिए। वही वही, शांत में था अभी, शांत। ठीक है, तो ये चीज एक ध्यान रखिएगा इसकी ज्योग्राफी के बारे में, कि खार्तूम में जो है वो वाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलती हैं, और यहाँ से फिर ये नाइल रिवर बनती है। इसी नाइल रिवर पर जब आप ऊपर जाएंगे तो क्या दिखेगा? इस नाइल रिवर पर लेक नासिर दिखेगी, और लेक नासिर के ऊपर जाएंगे तो आसवान डैम दिखेगा, और ये जब खत्म होगी तो यहाँ पर क्या दिखेगा? पोर्ट सईद, और यहाँ पर दिखेगी सुएज कैनाल। इन दोनों का आगे आने वाली कहानी में बहुत ज्यादा उपयोग है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये है सुएज, ठीक है, और ये पूरी कैनाल इन्होंने बनाई थी। ठीक है, ये है सुएज कैनाल, तो दिख रही है यहाँ पोर्ट सईद, इसका एक एंट्रेंस है सुएज कैनाल का, और दूसरा एंट्रेंस इधर से निकलता है, कहाँ से? ये सुएज से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा और समझिए। मान लीजिए आप ब्रिटेन में बैठे हुए हैं और आपको इंडिया आना है, अगर ये सुएज कनाल में बंद कर दूं तो आपको यूं जो है घूम करके यहां से आना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सुएज कनाल चालू हो तो आप क्या करेंगे? ऐसे फट से जो है बिल्कुल यहाँ से चट्ट से होके ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि सुएज कनाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, किस चीज के लिए? ट्रेड के लिए और सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो पहले तो एक चीज ये ध्यान रखें। अब वापस आते हैं,
इजिप्ट पर। इजिप्ट की ज्योग्राफी के बारे में ये बातें समझ में आ गई भाई सबको? नोट्स में ये सब बातें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, इस बार थोड़ा मैं हर कंट्री में जो जो ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी बताता चल रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सब हो रहा है, तो ऑनलाइन में मतलब सब दिख रहा है तो ध्यान भी आ रहा है मुझे उस हिसाब से। ठीक है, इजिप्ट। देखिए, इजिप्ट के साथ में एक बड़ी चीज जो थी, एक साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज था इजिप्ट के साथ में, वो ये था कि इजिप्ट खुद में एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन रहा था। और इजिप्ट के पास में ऐसी कौन सी सिविलाइजेशनल साइट्स थी, कोई बताएगा? एनीबडी? गीजा, अबू सिंबल। लड़के जो है बहुत ही ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, तो ऐसा लगने लगा। अलेक्जेंड्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें से थोड़ा सा अपने को काम ढूंढने का करना पड़ेगा। गीजा मेरे हिसाब से यहीं कहीं होनी चाहिए थी। रुक जाओ, सच चेक कर लेते हैं। क्या क्या फीचर क्या दिख रहा है भाई लोग? सबको दिख रही होंगी, सबको दिख रहे होंगे ना? ये डॉट्स बनकर कैसे आ गए? फीचर क्या है? रिवर बैंक पर है, रिवर बैंक पर है, रिवर बैंक पर है, नदी किनारे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इजिप्ट का एक, देखिए इजिप्ट के अंदर एक नेशनल प्राइड अपने आप में क्या था कि हम बहुत पुराने सिविलाइजेशन हैं। ठीक है, सारी ये देखिए गीजा ये है आपका, ठीक है, ये जिसको आप बचपन में कहते थे गीजा के पिरामिड, ठीक है, वो आपके ये रहे। फिर ये तो चलो इनका नेशनल म्यूजियम है, ठीक है। फिर इनका ये अलग अलग पिरामिड वगैरह हैं, ठीक है। और ये देखिए पेट्रा भी दिख रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा? पेट्रा, ठीक है, मैंने पूछा इधर से था लेकिन उन्होंने बता सब दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इजिप्ट में एक ये फीलिंग थी कि हम बहुत एंशंट सिविलाइजेशन हैं, और एंशंट सिविलाइजेशनल साइट्स जो हैं वो उनके पास थी भी। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब 1950s के बाद में एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड शुरू हुआ, तो इजिप्ट में एक ये सेंटिमेंट था कि हम इस पूरे वर्ल्ड के, कौन से वर्ल्ड के? इस पूरे वर्ल्ड के। अरे ठीक है, अब हो गया तुम्हारा, चलो निकलो। हाँ। इस पूरे वर्ल्ड के हम जो है लीडर बनेंगे, ऐसा चाहता था इजिप्ट। ठीक है, ऐसा चाहता था इजिप्ट, ठीक है। और उसकी लीडरशिप का आधार क्या था? वो इन पूरे कंट्रीज को किस आधार पर यूनाइट करना चाहता था? अरब नेशनलिज्म के आधार पर यूनाइट करना चाहता था। आई रिपीट, अरब नेशनलिज्म के आधार पर यूनाइट करना चाहता था। कौन? इजिप्ट। और इजिप्ट के इस काम में उनका लीडर कौन बना? इजिप्ट के इस काम में उनके लीडर थे भाई साहब कर्नल नासिर अंकल, ठीक है, जिन्होंने बोला कि हम इजिप्ट को उसकी पुरानी ग्लोरी और फलाना ढिकाना वो सब वापस दिलाएंगे। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज समझिए। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है।
तो इजिप्ट का कहना क्या था कि हम इस पूरे वर्ल्ड के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। ठीक है, इजिप्ट का कहना था कि हम इस पूरे वर्ल्ड के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। और अरब नेशनलिज्म का उन्होंने टर्म क्वाइन किया और उन्होंने कहा कि हम अरब नेशनलिज्म के आधार पर यहाँ पर लीडरशिप बनाना चाहते हैं और अरब नेशनलिज्म के आधार पर हम इन कंट्रीज को यूनाइट करना चाहते हैं। ध्यान रखना, इसमें शिया सुन्नी सेंटिमेंट कम था। ध्यान रखना, इसमें शिया सुन्नी सेंटिमेंट कम था। इनका मेन फोकस किस बात पर था? अरब नेशनलिज्म पर था। राइट। अब कंट्री नंबर 2। अच्छा, ये नाम ध्यान रखना, अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, ये इजिप्ट में है। दूसरा कंट्री आपका सीरिया। अब्बासियों का कैपिटल क्या था भाई? किसको ध्यान है अब्बासियों का कैपिटल? कोई बताएगा? सॉरी, अब्बासी कह रहा हूं यार, मेरा दिमाग खुद ही। उमैयदों का कैपिटल क्या था? उमैयदों का कैपिटल, मेधावी तुम अलावाइट बता रही हो, दमश्कस। ठीक है, उमैयदों का जो कैपिटल है वो क्या था? दमश्कस। और दमश्कस कहाँ है? अबे राइट। ये क्या दिख रहा है? द ग्रेट उमैयद मॉस्क। सभी को दिख रहा है ना? अब आप एक बात समझिए, कौन अपने धर्म का कितना सगा है ये समझिए। उमैयद सुन्नी थे, बिल्कुल बिल्कुल। ये कैपिटल, ये इसकी पिक्चर्स देख लीजिए। इसकी पिक्चर्स, ये इसके हालत है आज की। ठीक है, ये इसकी आज की हालत है आफ्टर सीरियन सिविल वॉर। आफ्टर सीरियन सिविल वॉर ये इसकी हालत है। और ये हालत किसने करी है? ये हालत अमेरिका के फाइटर प्लेन्स ने करी है। और अमेरिका का अलाई कौन है? सऊदी अरेबिया। वो सऊदी अरेबिया जो अपने को सुन्नी इज्म का सबसे बड़ा चौधरी बताता है और सुन्नियों के ही उमैयद थे, उनकी मौत का उन्होंने ये आलम कर दिया। आप समझ लीजिए कि कौन धर्म का कितना बड़ा रहनुमा है। और मिस इन्फॉर्मेशन का तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, और फिर आता है ये सिटी, इसे कहते हैं अलेप्पो। ठीक है, सीरिया का सबसे बेहतरीन शहर जो था वो ये अलेप्पो शहर था। ठीक है, देखिए कितना सुंदर और कितना बेहतरीन शहर हुआ करता था। ये था अलेप्पो सिटी। ठीक है, जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह देखा होगा उन्हें थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो है किस तरीके से वहाँ उन्होंने जो दिखाया है उसमें। ठीक है, और आज का अलेप्पो सिटी ये है, देखिए वॉल्स में जो है आपके शेल्स की और बड़े बड़े उनके वो दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो अलेप्पो सिटी है ये भी आपका एक नेशनल हेरिटेज, सॉरी इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं उसको, अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और ये अलेप्पो सिटी भी आज पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है इन दी सीरियन सिविल वॉर। ठीक है, खैर, तो वापस चले। नहीं, इतना नहीं, इतना भी नहीं। अबे ठीक है,
तो ये जो है वो सीरिया की एंशंट साइट्स हैं, यानी कि दूसरा जो बड़ा सेंटिमेंट जो लोगों ने पाला होगा, वो किन लोगों ने पाला होगा? सीरिया में पाला गया होगा। क्यों? क्योंकि सीरिया का भी कहना क्या था कि भैया हम भी जो है बहुत एंशंट सिटी हैं, और हम हमारे यहाँ पर भी जो है एक टाइम पर जितना भी खलीफत जितना भी कैलिफेट वगैरह थे वो हमारे यहाँ पर थे। तो सीरिया में के अंदर भी एक ये सेंटिमेंट था कि भाई हम भी जो है वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में अरब वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं। यहां पर लेकिन थोड़ा गड़बड़ था सीरिया में। सीरिया के अंदर ही कई तरह की विचारधाराएं चल रही थी, ठीक है। कुछ लोग चाहते थे कि अरब नेशनलिज्म के आधार पर काम हो, हाँ, कुछ लोग चाहते थे कि अरब नेशनलिज्म के आधार पर काम हो। कुछ लोग टर्की में तो ऑटोमन एम्पायर ने अपनी सीट बना ली थी। शुरुआत में वो दमस्कस में थी ना, उमैयदों की जो कैपिटल थी वो शुरुआत में तो दमस्कस में थी ना, ठीक है। खैर, तो सीरिया का जो है वो आलम ये था कि सीरिया भी गाइडेड बाय इट्स एंशंट पास्ट, ग्लोरियस एंशंट पास्ट। सीरिया ने क्या बोला? सीरिया का भी कहना था कि भैया हम भी नए वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं। शुरुआत में अच्छा, सीरिया के अंदर कन्फ्लिक्ट्स क्या थे? सीरिया के अंदर खुद अलग अलग सेक्ट थे। एक टर्म होता है बाथिज्म, बी ए ऊपर अपॉस्ट्रोफी वाला जो साइन होता है, THISM। बाथ बेसिकली मेन वर्ड है, BATH, ठीक है। सीरिया हो, इराक हो, अपना इजिप्ट हो, टी का प्रोनाउंसिएशन शाह देखना पड़ेगा यार, रुक जाओ एक बार चेक कर लेते हैं भैया। कहा बोल गई दीदी? प्रोनाउंसिएट तो कर रही है भैया ये, ठीक है। खैर, तो जो भी है आप मतलब समझ गए। ये जो बाथिज्म बाहिज्म जो भी आप बोलना चाहें, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल इस्लाम जो है उसने मिडिल ईस्ट को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। आई रिपीट दिस वर्ड, पॉलिटिकल इस्लाम। हम लोग इस पर बहुत टाइम तक बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसकी उचित वो नहीं समझता। पॉलिटिकल इस्लाम से मतलब वो है वो स्ट्रेटजी जिसने रिलीजन का यूज किया अपने स्टेट्स को एम्पावर करने में, अपने स्टेट्स को एनरिच करने में, उसे कहते थे पॉलिटिकल इस्लाम। ये जो बाथिज्म था ये सब 1950s के बाद की बात चल रही है, 60s 70s। अभी तक कोई दिक्कत भाई लोग? कोई दिक्कत किसी को? बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग। हम्म। तो हाँ, मतलब मुझे थोड़ा लगा ना कि अब मिडिल ईस्ट मान लो पढ़ाते हो, फिर आप लोग भी आते तो कुछ तो नया लाना पड़ता है ना, मतलब नया लाना पड़ेगा। तो इस बार जो है फिर काफी कुछ नया लेके आया गया है।
और अच्छी चीज ये है कि दोनों विषयों में नया है, ठीक है। इंडिया की जो अप्रोच है उसके बारे में भी नया है, और ये जो है वो तो है ही है, ठीक है। सद्दाम हुसैन, हम परेशान है भाई जी, हम अपने क्लास के जोकड़ों से परेशान हैं। मतलब आधा कारण यही है कि मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ, आधी जोकड़ ही खत्म नहीं होती है हमारे यहाँ। सद्दाम हुसैन, ओसामा नाम धर लो है। खैर, बाथिज्म जो है उसकी तीन चार ट्रेड्स थी। बाथिज्म जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उसकी तीन चार ट्रेड्स थी। पहली ट्रेड्स और पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड थी वो क्या थी? दे वांटेड रेनेसा ऑफ अरब कल्चर। आई रिपीट, दे वांटेड रेनेसा ऑफ अरब कल्चर। कल्चर, अरब सोसाइटी, वैल्यू, जो भी आप बोले। उन्होंने कहा कि हम अरब नेशनलिज्म को, अरब कल्चर को वापस लाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि इंडियन मुस्लिम ऑलवेज ट्राइज टू कॉपी the Arabic Muslim या Arab word, but when actually he goes there, he finds that he is treated as a subordinate person. क्यों? क्योंकि इस्लाम से भी बड़ा उनके लिए है अरब नेशनलिज्म। और अरब नेशनलिज्म का मतलब क्या है? अरब शब्द कहां से आया? अरब शब्द जो है कहां से आया? अरब जो लोग भी अटलांटिक ओशन से लेकर के और मेडिटेरियन ओशन तक और नीचे हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक जो लोग थे उन्हें अरब कहा गया, ठीक है ना। अरब जो है, जो लोग भी, जो अरब स्टेट्स हैं, अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा दिखाऊं, ये हट जा बेटा। अगर ये अटलांटिक ओशन है आपका, ठीक है, अटलांटिक ओशन से लेकर के ये मेडिटेरियन ओशन तक, और यहां से लेकर के ये नीचे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। यहां तक जो है जो लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अरब वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। और आजकल जो है वो अरब वर्ल्ड में का जो डेफिनेशन है उसमें जो ये इंडियन ओशन में आइलैंड्स आने लगे हैं, कॉमरोस वगैरह, ये भी इसके अंडर में आने लगे हैं। तो अरब क्या है? अरब एक एथनिसिटी है, ठीक है। और दुनिया में जो अरब्स हैं उनकी पॉपुलेशन क्या है? दुनिया में अरब्स की पॉपुलेशन करीब करीब 40 करोड़ है। ठीक है। आ, दुनिया में जो अरब वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो करीब करीब 40 करोड़ के आसपास में है, ठीक है। 40 करोड़, ठीक है। फिर हाँ भाई, क्या बात हो रही थी अपनी? हाँ लिपिका बोलो। मैं ये कह रही थी कि जैसे केरला में टेररिज्म इतना बढ़ रहा है, तो लेकिन केरला से केरला एक ऐसा स्टेट है हमारे यहाँ पे जिससे सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते हैं इंडिया में। तो वो जो है वो मिडिल ईस्ट से ही आते हैं। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ से, मतलब केरला के वहां से इतने सारे लोग वहां जाते हैं और वहां पे इतना टेररिज्म इसीलिए फैल रहा है। देखो, केरला के लोग सबसे ज्यादा प्रोन हो जाते हैं आईएसआईएस और इन सब चीजों के द्वारा जो है वो क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट होने के, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो केरलाइट है सबसे ज्यादा वही है मिडिल ईस्ट और इन सब जगहों पर। और केरला में एक नेक्सस है ऑफ कम्युनिस्ट एंड रेडिकल इस्लामिस्ट, ठीक है।
and both of them promote same thing, anarchy. ठीक है, कम्युनिज्म हो चाहे आपका ये हो, दोनों चीजें एनार्की को प्रमोट करते हैं, स्टेट में बिलीफ को अंडरमाइन करते हैं जिससे कि डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो, और जब डेमोक्रेसी अंडरमाइन होती है तो दोनों तरह के सिंगल पार्टी स्टेट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट और इस्लामिक खलीफत दोनों का के लिए कॉल्स बढ़ने लगते हैं. सी if you want to sell this idea, लिपिका म्यूट करो अपने आप को. If you want to sell this idea of Islamic Caliphate or Islamic state, or if you want to sell the idea of Communist Party state ruled by one party against democracy, so what will you do? You would first try to tell people that democracy does not worth it. आपकी डेमोक्रेसी खराब है, आपकी डेमोक्रेसी में कुछ भी अच्छा नहीं है. ठीक है, जैसे आई वुड शो यू वन थिंग. मैं आज मतलब देख रहा था कहीं पर तो मुझे ये चीज मिली एंड आई गॉट टू नो कि कितना बड़ा मतलब जैसे कितना बड़ा मूवमेंट चलाया जा रहा है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. अरे यार क्या हो गया, डेट क्यों हो रहा हो भाई. ये क्या हो गया, ये एक एक्टिविस्ट है, ये 2018 की न्यूज है. ये एक एक्टिविस्ट है जो क्या बोल रही है कि रेपिंग डेड मुस्लिम women, raping dead Muslim women is the part of BJP's ideology, right? Raping Muslim women is part of BJP's ideology. This is what this activist, Indian activist, has said. Now, how it is reported by a newspaper जिसका नाम लंदन पोस्ट है, आई डोंट नो कितना सही है कितना नहीं सही है. Read the headline. Rape dead Muslim women, said Yogi Adityanath. Modi made him chief minister of UP in India, right? और इसके अंदर जब आप बोलेंगे तो क्या बोले, क्या इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने बोला है कि आप मुस्लिम वुमेन को रोड पे ले जाकर के उनका रेप करिए. एंड दिस इज फेड to the Indian Muslim and this is fed to the Muslims living all across the world कि ये बोला जा रहा है. ठीक है, नाउ यहां पर क्या लिख दिया, मीडिया रिपोर्ट. यू कैन नॉट स्यू, क्यों? क्योंकि वो बोल देंगे भैया हमारे सोर्सेस से है. दिस इज हाउ यू प्रमोट एनार्की, दिस इज हाउ यू undermine belief in your democratic ethos, undermine belief in institutions. It is not about a leader, it is not about a political party, but when you start doing these things, उससे होता क्या है, जो यंग जनरेशन आ रही होती है उसका ओवरऑल आपकी पॉलिटी में बिलीफ कम होता है, राइट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा. तुम्हारी बात का जवाब नहीं देगा. लेकिन उसी डेमोक्रेसी के कारण तो कम्युनिस्ट पावर में है भैया. वो चाहते हैं कि चाइना जैसा माहौल हो, वो हमेशा पावर में रहे. पहले उनका 3 गढ़ होते थे, बंगाल, त्रिपुरा और केरला. बंगाल और त्रिपुरा तो चला ही गया, सिर्फ केरला बचा है. ठीक है,
और जिस तरह से वो कर रहे हैं 5 साल लगेंगे, केरला में भी वो हट जाएंगे। ठीक है सर, लिटरेसी रेट भी तो हाई है, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है इस इम्पैक्ट को दूर रखने में। भैया जब लिटरेसी रेट हाई होता है तो ये इम्पैक्ट ज्यादा आता है। क्यों? लिटरेसी कैसी है, उन्हें कंप्यूटर चलाना आता है। लिटरेसी कैसी है कि एक तरफ उन्हें कंप्यूटर चलाना आता है और दूसरी तरफ वो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक वैल्यूज में डूबे हुए सब कुछ पढ़ करके भी, तो फिर वो लिटरेसी किस काम की हुई? खैर आगे तो जो बाथिज्म था उसका सबसे की पिलर क्या था? उसका पहला की पिलर ये था कि हम अरब नेशनलिज्म को बढ़ाएंगे। उसका दूसरा की पिलर क्या था? उसका दूसरा की पिलर ये था कि हम जो है वो अपने यहाँ पर सिंगल पार्टी स्टेट को क्रिएट करेंगे और पॉलिटिकल प्लूरिज्म को रिजेक्ट करने की बात हुई। आई रिपीट, एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क होता है, बिल्कुल सही बात है। आई रिपीट, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम सिंगल पार्टी स्टेट्स बनाएंगे और किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्लूरलिज्म हमारे यहाँ पर नहीं होगा। सिंगल पार्टी स्टेट का मतलब सिर्फ बाथ पार्टी ही रहेगी जहां पर रहेगी। जैसे सद्दाम की पार्टी का नाम था बाथ पार्टी, सीरिया में बशर अल असद के जो पापा थे हाफिज अल असद, उनकी पार्टी थी बाथ पार्टी, जहां पर सिंगल पर्सन सिंगल पार्टी लीडरशिप प्रमोट की जाती थी, जहां पर ये होता था कि वो जो लीडर है उस पार्टी का, उसको बिल्कुल आप देवदूत भगवान मानेंगे। ठीक है, उसकी फोटोज हर चौराहे पर हर जगह पर होंगी, यानी कि अनक्वेश्चनड लॉयल्टी प्रमोट कर रहे थे। और ऑप्शनल वालों को क्या ध्यान आ रहा है? अनक्वेश्चनेबल लॉयल्टी से। लप से बताएं, नहीं तो चट्ट से झापा पड़ेगा। एक नंबर दोनों। सोक्रेटिस ने भी बोला था कि कुछ लोगों में अनक्वेश्चनेबल लॉयल्टी होनी चाहिए। ठीक है, कौन से लोग? वॉरियर्स, एक नंबर वॉरियर सिटीजन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, खैर फिर तो इनके दो आइडियाज क्या थे? पहला आइडिया इनका था कि हम अरब कल्चर को प्रमोट करेंगे। दूसरा आइडिया इनका था कि हम पॉलिटिकल प्लूरलिज्म नहीं रखेंगे, वन पार्टी स्टेट बनाएंगे। ठीक है, और तीसरा आइडिया इनका था अरब सोशलिज्म रखेंगे। मेधावी बंद कर दो देखना, तुम बता रहे हैं हम, एडवर्ड मीचम। ठीक है, हो गया बहुत। कोई और है जिसे एडवर्ड मीचम समझ में आया हो? अभिषेक जी शायद आया होगा। असली निरहुआ कौन है? एडवर्ड मीचम। शिवम को भी समझ में आया? कौन है भाई शिवम बेटा एडवर्ड मीचम? तुमको शिवम हम पकड़ के झपड़िया देंगे तुम अगर इधर समय वेस्ट करोगे तो। हाँ, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था, पता तो चले कौन कौन मुजरिम है। मुजरिमों का पता चला, शिवम मुजरिम है। अभिषेक जी ने तो चलो पहले देख रखा है, मेधावी चलो देख रही, कोई बात नहीं है। ये सब पैंतरे हैं मुजरिमों को पकड़ने के। ठीक है बेटा, अग्रवाल साहब पढ़ाई लिखाई ध्यान दो जरा। हाँ खैर, तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है? इन्होंने कहा कि हम अरब सोशलिज्म को प्रमोट करेंगे। अरब सोशलिज्म। अब अरब सोशलिज्म क्या है? अरब सोशलिज्म पहली चीज तो जो है कि अरब सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया है, बहुत पहले देखा था। अरब सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया है जिसने पैन अरब कंट्रीज में, मतलब मोरक्को से लेकर के और ये इजिप्ट, फिर उसके बाद में आपका ये जो है सोमालिया,
और ये पूरा का पूरा ये अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, इन लोगों को लेकर के सोशलिज्म में जाने की बात करता है, ठीक है। और ये अरब सोशलिज्म जो है वो नॉर्मल सोशलिज्म से डिफरेंट है और नॉर्मल सोशलिज्म से बड़ा है। क्यों बड़ा है? इसमें जो है इसका की ऑब्जेक्टिव क्या था? अरब सोशलिज्म का की ऑब्जेक्टिव क्या था? अरब सोशलिज्म का की ऑब्जेक्टिव था इंपीरियलिज्म से लड़ना। आई रिपीट, अरब क्या 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 अरब सोशलिज्म का जो मतलब था, वो पहला क्या था कि आप जो है वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, आप अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। और उसके बाद जो है क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पर हम ध्यान देंगे, पब्लिक यूटिलिटीज की, नेचुरल रिसोर्सेस की, लार्ज इंडस्ट्रीज की स्टेट ओनरशिप होगी और इकोनॉमी जो होगी वो स्टेट के सुपरविजन में होगी। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अरब सोशलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इसने बोला कि वी वुड रिस्पेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, वी वुड रिस्पेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कि अरब सोशलिज्म जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्नॉलेज करता है और इसलिए अरब सोशलिज्म बहुत ज्यादा मार्क्स या लेनिन की तरफ नहीं झुकता है। अरब सोशलिज्म अपना जो है वो एक मिनट, हाँ भाई। तो इनका जो सोशलिज्म था वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, हाँ बोल सकते हो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जो है वो लेनिन और मार्क्स के सोशलिज्म से नहीं प्रेरित था, ठीक है। तो पहली चीज अरब नेशनलिज्म, दूसरी चीज सिंगल पार्टी सिस्टम, तीसरी चीज अरब सोशलिज्म। तीन चीजें हो गई। अब कानों के पर्दों को थोड़ा साफ करिए, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इज कमिंग। कौन सा? सेक्युलर। 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 बाथिस्ट स्टेट जो थे वो सेक्युलर स्टेट्स थे। जान के आश्चर्य होगा। बाथिज्म की सबसे बड़ी जो एक ट्रेड थी वो यही थी कि ये सेक्युलर कंट्रीज थे। और इसीलिए अगर आप सद्दाम हुसैन की फोटो देखें, अगर आप कर्नल नासिर की फोटो देखें,
अगर आप बशर अल असद या बशर अल असद के पापा हाफिज अल असद की फोटो देखें, अब वही फोटो देखें क्या फोटो दिखाता हूं मैं आपको। कैन यू tell by his look that he is like a traditional Muslim? Can you? No beard, nothing, right? Proper a gentleman, ठीक है? Then if we go to he is Colonel Nasir, अरे यही कर्नल नासिर सर, ये कर्नल नासिर, right? And then comes this man, your Hafiz al-Assad. क्या ये जो है, ये भाई साहब, ये जो फोटो दिख रही है, बिल्कुल ये जो फोटो दिख रही है, ये है बशर अल असद, ये जिसपे मेरा कर्सर घूम रहा है, और ये है हाफिज अल असद, इनके पापा, राइट? सो कैन यू टेल दिस वाज द Baathism? Again, I am not trying to glorify them. I am not trying to, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एम नॉट ट्राइंग टू ग्लोरीफाई देम, मतलब इनके बारे में भी अपन बताएंगे, लेकिन आप देखिए एक बार जरा, ठीक है? तो सबसे की जो ट्रेट है वो क्या है इनकी, देख लिया ना सबने? हटा दे भाई। इट इज अ गुड फोटो। ये बीच वाले अंकल जी कौन है? ये बीच वाले अंकल जी कौन है जिन पर कर्सर चल रहा है? गद्दाफी है क्या? बिल्कुल, ये गद्दाफी हैं, ये कर्नल नासिर हैं, और ये है आपका हाफिज अल असद, ठीक है? सो दीज आर दी लीडर्स, द जेंटलमैन ऑफ द अरब नेशनलिज्म, ठीक है? एंड कंपेयर देम विद टुडेज मुस्लिम लीडर्स, ठीक है? तो आपको सीधे सीधे दिखता है कि पॉलिटिकल इस्लाम का मतलब क्या है, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई मीन बाय पॉलिटिकल इस्लाम। कोई समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि थोड़ा सार कर, और इसमें एक बंदा है, ये बीच वाला कौन है? हाथी सा आदमी, कहानियां सुनाई है इसकी मैंने, द मैन ईटर, एग्जैक्टली मेधावी वही है ये। इदी हाँ, अमीन। इदी अमीन, बिल्कुल, ठीक है? नए लोग परेशान ना हो, सारी कहानियां आएंगी, ठीक है? तो डॉक्टर को खा गया था आपने, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? इदी अमीन, ठीक है? तो when I say political Islam, भाई बोझिल तो नहीं हो रहा है नए लोग? मतलब मैं कभी कभी मिडिल, मतलब IR पढ़ाते समय में थोड़ा
भाई नए लोग, माहौल ठीक है ना? मतलब ये कशिश कहाँ चले गए? अच्छा, ये अमेरिका टू ऑल कौन है? अमेरिका कौन है ये रंजीत चौहान का है भाई। सद्दाम अच्छा, सद्दाम हुसैन ने नाम बदल के अमेरिका कर लिया। सद्दाम नहीं, सद्दाम हुसैन थे, अमेरिका को तो आना ही था। अच्छा 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 कौन है भाई अमेरिका? कशिश का कहना है कुछ कुछ ऊपर से भी जा रहा है। हाँ, आप कतई परेशान ना हो, ये जो मिडिल ईस्ट है ये इसमें बहुत गांठें हैं, मैं भी थोड़ी थोड़ी खोल रहा हूं, ठीक है, और थोड़े थोड़े मैं जुमले हवा में छोड़ता हूं। धीरे धीरे आप लोग पूरी अप्रोच समझेंगे। जैसे भी मैंने ईदी अमीन का जुमला हवा में छोड़ा तो आपके दिमाग में ईदी अमीन प्लांट हो गया है, ठीक है, ईदी अमीन को आगे उठाएंगे। मेरा सवाल है रंजीत चौहान जी कहाँ है? वेयर इज रंजीत चौहान? खैर, वापस आइए। When I am saying political Islam, what do I mean? I mean using of Orthodox Islam, using Orthodox Islam to build the power of state. Because when you see these guys, they don't look like people from Orthodox Islam, right? When you look at these guys, they don't look like people following Orthodox Islam, right? So when I say कि बाथिज्म है, तो बाथिज्म की सबसे बड़ी ट्रेड क्या है? बाथिज्म की सबसे बड़ी ट्रेड है अरब नेशनलिज्म। बाथिज्म की सेकंड सबसे बड़ी ट्रेड क्या है? सोशलिज्म। बाथिज्म की थर्ड सबसे बड़ी ट्रेड क्या है? सिंगल पार्टी स्टेट। बाथिज्म की फोर्थ सबसे बड़ी ट्रेड क्या है? ये सेक्युलर स्टेट्स होते थे। और अब थोड़ा झटका, ये इजिप्ट है, ये सीरिया है। एक टाइम ऐसा था when Egypt and Syria they were sharing a dream of controlling the entire Arab world between them। और आप पता है ये सीरिया और इजिप्ट आपस में क्या प्लान कर रहे थे कि ये इजराइल को पूरा मिटा करके बॉर्डर्स जो हैं ये पूरे एरिया को जो है वो अरब बना दिया जाए। अब कुछ लोग जिंदगी भर इस मुगालते में रहे कि चूंकि इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वॉर लड़े, तो अच्छा, ओके 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 ओके, आई शुड नॉट टेल देम। कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं बोला। कंट्रोल डिलीट एंटर, ठीक है, कंट्रोल डिलीट एंटर, कंट्रोल डिलीट एंटर, ठीक है मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो एक कंट्री आपका इजिप्ट हुआ और एक कंट्री आपका सीरिया हुआ, ठीक है। अब आते हैं तीसरे कंट्री पर, ठीक। कौन सा कंट्री तीसरा? तीसरा कंट्री इजराइल, ये दिख रहा है, ठीक, सभी को दिख रहा है, राइट। दुनिया का एक ऐसा अजूबा देश जिसके अंदर में एक देश दो हिस्सों में आता है। दुनिया का ऐसा अजूबा देश जिसके अंदर एक देश दो हिस्सों में आता है। कौन सा देश है वो? हाँ बिल्कुल, इजराइल। और ये जो दिख रहा है आपको, ये 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 दिखा, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक। और ये दिख रहा है, ये इसे कहते हैं गाजा स्ट्रिप। जब आप इसे और इसे जोड़ देते हैं, यानी कि ये और ये मिल करके एक कंट्री कहलाते हैं, जिस कंट्री का क्या नाम है? पैलेस्टीन, ठीक है। जिस कंट्री का नाम है
पैलेस्टीन। तो इजराइल की ज्योग्राफी में पहले क्या क्या करना है, ये है डेड सी, ये दिख रहा है सबको, मजा नहीं आएगा इससे, अब मजा आएगा। ये डेड सी दिख रहा है सबको, ये ठीक है। तो पहला तो डेड सी के बारे में जानकारी हो, ठीक है। फिर ये लेक तिबेरिस दिख रही है, इसको कहते हैं सी ऑफ गैलिली भी, सी ऑफ गैलिली दिख रहा है, लेक तिबेरिस या सी ऑफ गैलिली, ये करना है। और उसके बाद आपको यहाँ दिख रही होगी जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर कहाँ गई यार, रिवर जॉर्डन, रिवर जॉर्डन, रिवर जॉर्डन कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये है मेरे हिसाब से, ये दिख रही है जॉर्डन रिवर, ठीक है। और देखिए जॉर्डन रिवर जहां लिखा है उसके बगल में एक और चीज दिखी आ रही है, क्या लिखा आ रहा है, 1994 ट्रीटी लाइन दिख रहा है। अरे नहीं मेधावी, तुम तो बिल्कुल वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के पीछे पड़ गई हो, ठीक है। ये 1994 ट्रीटी लाइन दिखा रहा है, ठीक है। अगर ट्रीटी लाइन दिखा रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंट्रीज कभी वॉर पर गए होंगे, जॉर्डन और इजराइल जो है वो कभी वॉर पर रहे होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं इजराइल की कहानी पर। 2 मिनट का ब्रेक, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इजराइल में बहुत ऊर्जा चाहिए, थोड़ा सा ऊर्जा बटोर लेने दो। हाँ भाई, सब ठीक चल रहा है भाई, है। यू डोंट थिंक, अमेरिका कौन है, हमें नाम बता दो, अमेरिका में नाम बताओ, हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना। अमेरिका नाम बताओ पहले हमें, ये है कौन अमेरिका। अच्छा अनिकेत है क्या, चलो बढ़िया। क्या बताऊं इजराइल के बारे में, आप कहां से शुरू करें, कहते हैं ना पहला प्यार, हमारे लिए तो वही है पहला प्यार, इजराइल। एक ऐसा देश जिसने लगभग 2000 सालों तक, 1948 ईयर्स तक ऐसा परसिक्यूशन झेला जिसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक ऐसी कौम, ज्यूस, which have which has withstood anything, मतलब सोचिए कि देवर, क्या बोलते हैं उसको,
they were persecuted, they were killed mercilessly, and they were turned into eunuchs, right? Their reproductive parts were castrated. उनको मतलब they used to cut the reproductive organs of Jews in Austria and many other countries. They were treated like secondary citizens. मतलब हिटलर तो बहुत बाद में आया, हिटलर तो 1930s में आया। इनके परसिक्यूशन की कहानी बहुत पुरानी है। इनके परसिक्यूशन की जो कहानी है वो बेबीलोनियन कन्क्वेस्ट से शुरू होती है। जब अच्छा, पहले तो आप ज्यूस की हिस्ट्री समझ लीजिए। ज्यूस जो हैं वो हिस्टोरिकली यहां पर रहा करते थे, ठीक है? ये शहर दिख रहा है जेरूसलम, ठीक है? हिस्टोरिकली ज्यूस यूज्ड टू बी हियर, लेकिन जैसे ही आपने एक फ्रेम फोटो का आगे बढ़ाया तो क्या हुआ? जज्बात बदल गए बिल्कुल। ये एकदम परफेक्ट फ्रेम है जेरूसलम का। ये तो मॉस्क सी लग रही है, नहीं लग रही है? ठीक है। और थोड़ा सा और, ये भैया कोई अपनी ही फोटो खींच के डाले दे रहा है। अच्छा, फिर ये जो वॉल है, ये वो वॉल है जिसको ज्यूस लोग जिसकी पूजा करते हैं, ये भी सेम कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है? ये मॉस्क के अंदर का एरिया है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, और इसी में जो है एक चर्च भी है, जो चर्च अभी यहाँ पर दिख नहीं रही है, दिखनी चाहिए थी। दिस इज द बेस्ट पिक्चर। ये पीछे आपको ये मॉस्क दिख रही है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क, ठीक है? और फिर ये जो दिख रहा है ये ज्यूस लोगों का सबसे पुराना टेम्पल है, ठीक है? जहां पर वो जिसकी अब सिर्फ दीवाल बची है और वो उसको प्रे करते हैं, ठीक है? उस पर प्रे करते हैं एज इन। तो ध्यान रखिए, जेरूसलम एक ऐसा जगह, ले देखो कैसे कैसे लोग हैं, हद है यार। मतलब अब आदमी ऑफेंड ना हो तो क्या हो, इससे देख रहे हैं। खैर, तो इज़राइल की कहानी ये है कि एंशिएंट टाइम से जो है वो Jews used to reside in जेरूसलम, और जेरूसलम को पहले जो है वो कुछ जब क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हो रही थी और उन लोगों ने जेरूसलम को जीतने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जो जीसस थे वो भी कहाँ पैदा हुए थे? यहीं जेरूसलम में पैदा हुए थे। ही वाज आल्सो अ ज्यू। तो जब वो लोग अटैक करते हैं तब बहुत सारे ज्यूज जो हैं वो जेरूसलम से मतलब दे परसिक्यूट लॉट ऑफ ज्यूज, और वहां से वो भागते हैं अपने आप को बचाने के लिए। देन फ्रॉम 738 ऑनवर्ड्स, 738 हाँ 700 onwards, Islamic conquests on Jerusalem started, और 700 से लेकर के 1400 तक बहुत सारे इस्लामिक इन्वेजन्स होते हैं, जिसके बाद में ज्यूस जो होते हैं दे आर फोर्स्ड टू फ्ली जेरूसलम, ठीक है? उनको जबरदस्ती वहां से भगा दिया जाता है अराउंड मतलब 700 के आसपास में। और धीरे धीरे जेरूसलम का इस्लामिक टेक ओवर होता है। वहां पर बहुत सारे मतलब अरब लोग, बहुत सारे इस्लाम को मानने वाले लोग आने लगते हैं। और नेक्स्ट 1400 सालों तक, यानी कि सम 700 से लेकर के 600-700 से लेकर के और
1948 तक आते मतलब 1948 नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ 1850s तक आते ऐसा हो जाता है कि 95%, 96% इस्लाम था, 2-3-4% ज्यूज थे इस टेरिटरी में जिसको आज इजराइल बोलते हैं, ठीक है। इफ आई गो बैक अगेन, तो इस टेरिटरी में ये जो आप इजराइल जहां देख रहे हैं, इस टेरिटरी में जो है वो 95% और 5% का रेशियो रह जाता है 1800 तक आते मुस्लिम्स पूरी तरह से इसको टेक ओवर कर। इसी समय पर ऑस्ट्रिया में एक भाई साहब आते हैं और उन भाई साहब का नाम होता है थियोडोर हर्जल। भाई साहब का नाम होता है थियोडोर हर्जल, ठीक है। स्पेलिंग उनके नाम की ये है, यू कैन ये है भाई साहब, ठीक है। बड़े दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल एकदम है, मॉडर्न बॉय लग रहे हैं, थियोडोर हर्जल भाई साहब, ठीक है। ये जो है अंकल जी, ये ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर से थे, ज्यूज थे और एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक बड़ी मारक प्रकार की बात बोल दी। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा लेट्स गो बैक टू द मदरलैंड। इन्होंने क्या कहा? लेट्स गो बैक टू द मदरलैंड, मतलब कि अपनी मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की ओर वापस चलो। I admire this man immensely. I want to tell you about some quotes of this man. Is it true we aspire to our ancient land, but what we want is that our ancient land is a new blossoming of the Jewish spirit? ठीक है ना? तो this guy was, मतलब एक बहुत अच्छा इसका कोट में अभी नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पढ़ने में आ रहा है सबको? Is it visible, people? People with this kind of mindset to be able to have this vision, to have, अरे इसका एक बहुत और तगड़ा मतलब बहुत तगड़े तगड़े कोट आप देखिए। मैं तो बोलूंगा कि आप कुछ कोट्स को रख लीजिए इनके, ठीक है। और सबसे तगड़ा कोट जिसने मेरी पूरी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला वो आपके सामने है, ठीक है। जो भी लोग इस तरह से मोटिवेट होते हैं, यू कैन राइट इट समवेयर, यू कैन राइट इट। ये मैंने बहुत पहले, मैंने शायद ये मैं कई बार, हर बार भेजता हूँ जब बैच स्टार्ट होता है, तो मैं हर बार इसको भेजता हूँ, ठीक है। तो कितने लोगों को इसका मतलब समझ में आ रहा है? If you will it, it is no dream, and if you do not will it, a dream it is, and a dream it will stay, right? So Theodore Herzl, मतलब I get nostalgic about
व्हेन आई टॉक अबाउट हिम, काफी पढ़ा है, काफी इन्फ्लुएंस रहे हैं भाई से, तो लेट्स नॉट गो इन देयर। थोड़ा सा ये सब दिखाने से इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। So Theodore Herzl came and Theodore Herzl gave a term of Zionism, Z-I-O-N-I-S-M, Zionism। और क्या बोला थियोडोर हर्जल ने? बोला लेट्स गो बैक टू मदरलैंड। What was Zionism? Zionism was let's go back to our motherland। And then अब आप वापस कैसे जाएंगे साहब? वापस कैसे जाएंगे? वहां पर आपके पास कुछ बचा तो है नहीं। तो जानते हैं इन्होंने क्या किया? हुआ क्या, उस समय पर इस टेरिटरी को कहते थे फलस्तीन, ये वाली जो जहां पर आज इजराइल है, ठीक है, तो उसको फलस्तीन कहते थे, ठीक है। हुआ यूं कि यहाँ के जो अरब्स थे, बात होगी वहां पर जो इजराइल में फलस्तीन में रहने वाले जो अरब्स थे, वो जो है अपनी जमीन जायदाद बेच करके रह रहे थे। कहाँ? कुछ रह रहे थे सीरिया दमश्कस में, और कुछ रह रहे थे कायरो इजिप्ट में। ये कायरो क्यों? क्योंकि ये दोनों जो सिटीज थे, ये दोनों जो सेंटर्स थे, ये बहुत बड़े अर्बन सेंटर्स थे, इसलिए लोग यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है। एक मिनट जरा, ठीक है भाई। तो क्या बात हो रही थी? सॉरी मैं भूल गया। हाँ, इजराइल के बहुत सारे लोग जो है वो कायरो और दमश्कस में रहने लगे थे। यहाँ पर जमीनें फ्री थी। तो जानते हैं क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने ये किया, जो भी ज्यूस थे, जो वेल्दी ज्यूस थे, उन्होंने एक बैंक बनाई। बैंक एज इन उन्होंने बहुत सारा पैसा कलेक्ट किया, और उस पैसे से क्या करना चालू किया? उस पैसे से इजराइल में जमीनें खरीदने चालू की। और धीरे धीरे जब जमीनें खरीदनी चालू कर दी, तो इजराइल जो ज्यूस लोग थे पूरी दुनिया में, उन्होंने इजराइल की तरफ आना चालू किया, गोइंग बैक टू मदरलैंड। और जत्थे के जत्थे आते, ग्रुप के ग्रुप आते, और उन ग्रुप्स को क्या कहते? आलियाज। महेश भट्ट वाली नहीं, पटाखा गुड्डी वाली नहीं, AALIYAH, आलियाज, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि यूश वो है, ठीक है। तो ये सॉरी ALIYAH, डबल ए मैंने बोल दिया था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या लिखी हुई है? आलिया का मतलब क्या होता है? रिटर्न टू दी प्रोमिस्ड लैंड। कौन सी प्रोमिस्ड लैंड? जो कुरान में लिखी हुई है, द लैंड दैट इज प्रोमिस्ड टू मोजेस। मोजेस कौन? ज्यूस के सरबरा, ज्यूस लोगों के गुरु, ज्यूस लोगों के प्रोमिनेंट प्रॉफिट मोजेस, जिनको लैंड देने की बात कही है किसने? कुरान में, पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद ने। उसी प्रॉमिस्ड लैंड पर वापस जाना कहलाता है आलिया। यहाँ तक क्लियर है? इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जमीनें खरीदनी चालू की, और जमीनें खरीद करके धीरे धीरे
वापस आने लगे। कहाँ वापस आने लगे? यहाँ इस टेरिटरी में वापस आने लगे। ठीक। और शुरुआत में इनके आने का पेस कम था, लेकिन जैसे जैसे हिटलर का राइज होने लगा, जैसे जैसे हिटलर का राइज होने लगा, वैसे वैसे इनकी जो स्पीड थी वापस आने की वो ज्यादा बढ़ती चली गई। और धीरे धीरे इस टेरिटरी का डेमोग्राफी फिर से चेंज होने लगा और यहाँ पर जूइस लोग जो जूस थे उनकी जो नंबर्स थे वो बढ़ने लगे, जिसका शुरुआत में विरोध किया यहाँ रह रहे अरब लोगों ने। दोनों में वॉयलेंस स्टार्ट हो गई और दोनों तरफ के लोगों के द्वारा वॉयलेंस होने लगी। कभी कोई इधर के गांव जला देता, कभी कोई उनके लोगों को रोक करके मार देता। और उस टाइम पर ये जो पूरी टेरिटरी थी, ये पूरी टेरिटरी 1919 तक, ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसे कैसे ऐसे कैसे लिपिका, एक मिनट। यार ये तो ज्यादा ही ये दिख रहा है सबको ऑटोमन एम्पायर ग्रीनिश, या मैं इसको अलग से दिखाऊं? ये दिख रहा है सभी को, मोरक्को से लेकर के और ये पूरा आपका जितना ऊपर के अरब स्टेट्स हैं और पूरा सऊदी अरेबिया, ठीक है, ईरान, टर्की, सीरिया, इजराइल, ये सारा पार्ट कहां पर आता था? ऑटोमन एम्पायर में। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो किसी को बताएं भाई। लिपिका बोलो। लिपिका, यूएसए में प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ था जूस यूएसए का? में परसिक्यूशन नहीं हुआ था, यूएसए में परसिक्यूशन नहीं हुआ था और वेस्टर्न यूरोप में भी परसिक्यूशन उतना ज्यादा नहीं हुआ था। इसीलिए इतनी बड़ी लॉबी है आज। हाँ, सद्दाम हुसैन, सही समझ रहे हो। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एक चीज और, क्या बोलते हैं, ये जो ऑटोमन एम्पायर था ये यूरोप तक स्प्रेड था। बिल्कुल। अच्छा। राइट। तो ये जो आपके सामने, अरे मेधावी रुक जाओ थोड़ा, मतलब धीरे धीरे थोड़ा, है इतने भागते नहीं है जल्दी जल्दी। सस्पेंस थोड़ा बनाने दो, स्टोरी बनाने दो, कहानी ऐसे थोड़ी पटाक्षेप कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, खैर। तो ये जो ऑटोमन एम्पायर था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी,
के साथ लड़ रहा था, ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा था। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर जो है वो जर्मनी के साथ, यानी कि विद जर्मनी एंड अगेंस्ट ब्रिटेन और ये जो कंट्रीज हैं फ्रांस फ्रांस इनके साथ, इनके अगेंस्ट। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये वाली पार्टी हार जाती है, ऑटोमन एम्पायर वाली, जिसके बाद ऑटोमन एम्पायर को कई हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। टर्की अपना टूट करके अलग हो जाता है, मुस्तफा कमाल अतातुर्क के अंडर में टर्की जो है वो प्रो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारे कंट्रीज अलग होने लगते हैं। अब बचता है ये रीजन। कौन सा रीजन? ये रीजन, यहां से लेकर के और यहां तक का, ठीक है। होता क्या है, इजराइल और इधर वाली टेरिटरी पर ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ने वॉर जीता होता है तो ब्रिटेन उस समय कंट्रोल कर रहा होता है। और यहाँ पर जब वॉयलेंस बहुत बढ़ने लगती है, यहाँ पर जब वॉयलेंस बहुत बढ़ने लगती है तो ब्रिटेन को लगता है कि अब हम यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, अब हम वायलेंस को कर्टेल यहाँ नहीं कर पाएंगे। वॉयलेंस बढ़ने का कारण क्या था? वॉयलेंस बढ़ने का कारण था ब्रिटेन के और फ्रांस के यहाँ पर किए गए अलग अलग प्रॉमिसेस। हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो समझिए मुस्लिम वर्ल्ड का सपोर्ट लेने के लिए या अरब्स का सपोर्ट लेने के लिए जो आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने मक्का के गवर्नर को क्या प्रॉमिस किया? उन्होंने मक्का के गवर्नर को क्या प्रॉमिस किया कि ये वाला हिस्सा जो है वो हम तुम्हें दे देंगे, यानी कि ये इस्लामिक एक स्टेट बन जाएगा, फलस्तीन बन जाएगा। और उसके बाद इजराइल वालों को क्या प्रॉमिस किया कि ज्यूज का सपोर्ट लेने के लिए कि ये हम पूरा तुम्हें दे देंगे। और ब्रिटेन और फ्रांस की आपस में क्या डील थी कि इस पूरे रीजन को हम बाद में देखेंगे, आधा आधा बांट लेंगे अपना आपस में ही, ठीक है। तो हुआ क्या, हर पार्टी को ये लगने लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है वो हमारे भाग्य खुल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारे भाग्य खुल जाएंगे। और हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जब लोगों ने ये एक्सपेक्ट करना चालू किया कि भैया हमें कुछ मिलेगा, और वो सोच रहे थे कि हमें फलस्तीन मिलेगा, हमें इस्लामिक कंट्री मिलेगा, ज्यूज सोच रहे थे कि हमें इजराइल स्टेट मिलेगा, मिला दोनों को कुछ नहीं। क्यों? कन्फ्लिक्टिंग प्रॉमिस थी ऑनर किसे करते? कन्फ्लिक्टिंग प्रोमिसेस थी तो ऑनर किसे करते? तो हुआ क्या, इजराइल में वॉयलेंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगी अरब्स और ज्यूज के बीच में। इसी बीच क्या हो रहा था, ज्यूज का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा था। दुनिया भर के सारे ज्यूज जो है वो वापस इजराइल की तरफ आ रहे थे। और यूएसए में अब तक ज्यूज लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी बन गई थी। तो जब बहुत ज्यादा ज्यूज इजराइल वापस आने लगे तो जो अरब वर्ल्ड के लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि इसे बंद किया जाए। आलियाज जो हैं या जो ज्यूज लोगों का माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पर, इसे कर्टेल किया जाए। ब्रिटेन ने शुरुआत में कर्टेल करना चाहा लेकिन अमेरिका ने दबाव डाला कि नहीं, बंद आप नहीं करेंगे, जिसके बाद लगातार यहाँ पर माइग्रेशन बढ़ता गया और आलम ये हो गया कि इसी एरिया की जो डेमोग्राफी है वो एक टाइम पर 50-50 और उसके बाद में 60-40 तक आने लगी, ठीक है। और जब ब्रिटेन को ये लगा 1947-48 में कि अब ये रीजन हमसे नहीं संभल रहा है, तो उन्होंने इस रीजन को यूनाइटेड नेशंस को दे दिया, बोला भैया हम इसे नहीं संभाल पाएंगे। और इसी दौरान 1948 में इजराइल, जो आप ये पूरा कंट्री देख रहे हैं,
इस इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गरियन ने इसका नाम इजराइल रखा, ठीक है, और बोला कि आज से हम एक ज्यूश नेशन है और पूरी दुनिया के ज्यूश जो हैं वो हमारे क्या कहते हैं कि हमारे सिटीजन्स हैं। अब मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही सबको दिख रहा है, फोटो दिख रही है सबको, सभी को फोटो दिख रही है क्या? राइट। 1948 में इजराइल ने जब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, उससे पहले एक मिनट जरा, क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है। उससे पहले यूनाइटेड नेशंस ने ये प्लान दिया था, जिसमें से जो ब्लू वाला पार्ट है वो जूइश स्टेट होना था, और जो ये पता नहीं कौन से कलर का पार्ट है, ये जो है ये होना था अरब स्टेट, ठीक है। क्या ये क्या बीगे, ये क्या होता है? अरे भैया, ये अरे बोल ना पाए हम, ठीक है। बेज होता है सर, बेज। अरे जो भी है, काला नीला हरा से आगे हमको कलर नहीं आता है। खैर, तो ये जो स्टेट है, ठीक है, ये अरब स्टेट होना था, और ये वाला स्टेट जो है वो ज्यू स्टेट होना था, और जेरूसलम जो है वो इंटरनेशनली एडमिनिस्टर होना था। लेकिन अब आप सोचिए कितना कमजोर इजराइल होता अगर ऐसा बन जाता तो, और इजराइल को भी थोड़े टाइम में ये लोग खा ही जाते, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 1948 में इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, वैसे ही इजराइल पर हमला हो गया। कितने तरफ से, इधर से इजिप्ट ने हमला किया, इधर से जॉर्डन ने हमला किया, ऊपर से सीरिया ने हमला किया, इधर से लेबनान ने हमला किया, इतनी तरफ से हमला किया गया। तो क्या होना चाहिए था? तो क्या होना चाहिए था? ट्रेडिशनली तो इजराइल को हार जाना चाहिए था, लेकिन मेधावी यस, लेकिन इजराइल ने किया क्या? इजराइल ने वापस इन लोगों की खोपड़ी फोड़नी चालू करी और सबको वापस पुश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इजिप्ट को इधर पुश किया, जॉर्डन को इधर पुश किया, लेबनान को, सीरिया को पुश किया। अब हुआ क्या कि ये गाजा स्ट्रिप छूट गई इनसे, यानी कि इजराइल ने इसे नहीं जीता, और ये रीजन जो कि इतना हो गया था, स्वेल हो गया था, इसको इतना कर दिया। और यही अगर आप देखेंगे तो यही आज का वेस्ट बैंक है, और यही आज का गाजा स्ट्रिप है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि 1948 वॉर में इतने लोगों ने अटैक किया, अटैक करने के बाद इजराइल ने काउंटर अटैक किया, और काउंटर अटैक करने के बाद में वो इतनी टेरिटरी को जीत ले गया, जितनी टेरिटरी आपको ये येलो और पिंक में दिख, येलो और जो भी कलर दिख रही है वो आज का इजराइल है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो आज का फलस्तीन है, ठीक है। लेकिन ऐसे मजा नहीं आता है,
मजा आता है यार। एक और मैप था यूम किपोर वॉर का, कहाँ गया? मैप तो अच्छा है लेकिन क्लियरिटी का अभाव है। हाँ 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 वही वाला है, बट लेट मी सी इफ इट इज क्लियर और नॉट। मेरा भी एक मैप मैंने शायद तुमको दिया था। हाँ हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। आ जाओ भाई। तो इजराइल ने, हाँ कर देंगे। इजराइल ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे वॉर लड़े हैं। इजराइल ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे वॉर लड़े हैं, ठीक है। जिसमें से 1948 का फर्स्ट अरब इजराइल वॉर है, फिर स्वेज कनाल वॉर है, फिर 6 डे वॉर है, फिर योम किपोर वॉर है। बट अगर आप 1949 के इजराइल का मैप देखें तो ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है जो आज की स्थिति है। सब लोग क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है। और जरा अपनी दिमाग यहां पर रखना, इस एरिया में इजराइल ये है, ये लाइन दिख रही है ना, इसके इधर इजराइल है। फिर क्या होता है, 1967 में होता है 6 डे वॉर। और इजराइल क्या क्या जीतता है? इजराइल पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला जीतता है, पूरी की पूरी गाजा स्ट्रिप जीतता है, जेरूसलम जीतता है पूरा, और यहाँ का गोलन हाइट भी जीत लेता है। सोचिए कि अगर इजराइल ने ये टेरिटरी वापस ना, आज लोग इजराइल को एग्रेसर बोलते हैं, मतलब हमला आप करो, आपके हमला करने के बाद इजराइल आपको अपने सेल्फ डिफेंस में आपको पटक के मारे, आपसे आपकी टेरिटरी छीन ले, उसके बाद वो वापस भी कर दे, फिर भी वो एग्रेसर है। लेकिन इजराइल ने इस बार दिमाग लगाया। इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला तो दे दिया वापस इजिप्ट को। गाजा स्ट्रिप पर लूजली फिर से लोगों ने टेररिस्ट अटैक्स वगैरह कराने, टेररिस्ट को पैदा वो करना, स्पॉन्सर करना चालू किया, तो गाजा स्ट्रिप इसके उससे निकल गई। वेस्ट बैंक वापस कर दिया। लेकिन इसराइल ने ये चीज वापस नहीं करी, गोलन हाइट्स। जानते हैं क्यों वापस नहीं करी? कोई बता सकता है क्या? इसराइल ने गोलन हाइट्स क्यों वापस नहीं करी? एनीबडी? बहुत बेहतरीन। गोलन हाइट्स इसलिए वापस नहीं करी क्योंकि गोलन हाइट्स में है, ये दिखेगा भाई, कहाँ चला गया, कहीं बन के आ रहा है क्या? ये है आपका एरिया, ठीक है। चूंकि ये रिच ड्रिंकिंग वाटर सोर्स जो आपका सी ऑफ गैलिली है, इसको कंट्रोल करने के लिए, अच्छा ये जो सी ऑफ गैलिली है, इसराइल के ड्रिंकिंग वाटर का और लगभग लगभग पानी की सारी आवश्यकताएं पूरी इसी सी ऑफ गैलिली से होती हैं। तो उन्होंने गोलन हाइट्स इसलिए नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफलाइन जो है सी ऑफ गैलिली और जॉर्डन रिवर थी, और गोलन हाइट्स पर कंट्रोल करके वो इस पर ज्यादा बेहतर कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। तो इस विषय का ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसराइल ने गोलन हाइट्स वापस नहीं करा, सिनाई वापस कर दिया। लेकिन 2005 में आपका जब लेबनान वॉर चल रहा था, उस टाइम पर इसराइल ने गाजा स्ट्रिप से विड्रॉ कर लिया। 1982 में इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया। लेकिन 1980 में इसराइल ने जेरूसलम का ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट जेरूसलम,
जो है वो एनेक्स कर लिया, और जिसको आज ट्रंप ने जो है वो इजराइल की कैपिटल भी बना दी है, कैपिटल के तौर पर कर दी है ईस्ट जेरूसलम को। इतना पावरफुल कैसे है? रिजॉल्व ऑफ इट्स पीपल। सी, इजराइल कैन नॉट अफोर्ड सिंगल लॉस। क्यों? क्योंकि इजराइल के लॉस का मतलब है उसके कंट्री का लॉस, वो पूरा का पूरा कंट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके सामने जो है वो इजराइल का ट्रांजिशन है, कैसे इजराइल आज का मॉडर्न स्टेट बना। लेकिन बात यहीं रुक जावे ऐसा भी नहीं है। सद्दाम बेटा बताओ क्या डाउट है? मैं कह रहा था कि आपने अभी बताया कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो उन्होंने वादा किया था कि ऐसे हम आपको वो दे देंगे, मतलब मुस्लिम अरब वर्ल्ड या फिर इसराइल को बोला था कि आपको वो दे देंगे, बट वो तो मतलब इसराइल वाले वॉर्स के टाइम पे नहीं हुआ था जब इसराइल का वॉर चल रहा था 4 वाला, जितना मुझे ध्यान है, जिसमें ट्रीटी हुई थी। नहीं नहीं नहीं, ये उससे पहले की बात, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात। और जो इसराइल वाले वॉर के टाइम पे ट्रीटी हुई थी वो भी तो कुछ ऐसे ही थी ना, कि वो तीनों मतलब वो तो 3 ब्रिटेन ट्रीटी और हुई थी, फ्रांस के बीच में हुई थी, वो ये नहीं थी, उसका ऐसा रिलेशन नहीं है। मतलब दोनों टाइम पे अलग अलग हुआ था, ये कहने का मतलब। हाँ हाँ, ठीक है। खैर ठीक है, कोई डाउट और? AI सिक्योरिटी भी है इस देश में, हाँ बिल्कुल है। क्लास कब तक है? बस थोड़ी देर और खत्म होने वाली है। आपने देखा ही नहीं? क्या नहीं देखा? ईस्ट जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम जेरूसलम का एक हिस्सा है, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही है क्या लोगों को? धारावाहिक की अगली कड़ी अगले एपिसोड में, और वो एपिसोड होगा कल शाम 6 बजे, ठीक? ईमानदारी से बताओ कितने लोग को लगा कि ये मतलब ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या है भाई, क्या चल रहा है, बोरिंग सी चीज है। दिल पे कलेजे पे हाथ रख के बताना। समझ में कम आया थोड़ा आज, बिल्कुल सही बात है, समझ में कम आएगा, धीरे धीरे और आगे चीजें जब जोड़ेंगी तब आएगा समझ में। नहीं नहीं, नए लोग, आप लोगों का क्या है ना, यू नो थिंग्स राइट, सो हेलो हेलो। चलिए, तो बाकी मिलते हैं हम लोग कल। मैं मतलब ऐसी जगह पर था जहां से हाँ समझ में आएंगी धीरे धीरे चीजें। अभी डॉट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है? डॉट्स जैसे जैसे कनेक्ट होंगे वैसे वैसे समझ में आना और चालू होगा, ठीक है? 6 बजे शाम। इसकी मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, एक बार दोबारा सुनना इसको।